हेलो एवरीवन, द ऑफिसर्स में आप सबका स्वागत है। इस बार पीएससी ने बहुत फ़िलोसॉफिकल एसेस जो थे वो कोट किए थे और उन एसेस में सबसे ज़्यादा जो क्वेरी हमें आई है वो फर्स्ट एसे को लेके है। और वो एसे जो है वो बेस्ड करता है एक कोट पे, जो कोट मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। आई एम द वाइजेस्ट मैन अलाइव, फॉर आई नो वन थिंग एंड दैट आई नो नथिंग। ऑल्दो कोई भी ऐसे जो रहेगा उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर रहता है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि कभी कभी फ़िलोसॉफिकल ऐसे आते हैं तो मोस्टली हम किसी कोट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन फ़िलोसॉफिकल ऐसे ऑलरेडी एक कोट पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए इस ऐसे की जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इस ऐसे को स्टार्ट करोगे विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने यहाँ पे जो आपको इंट्रोडक्शन बताई है वो ये है कि ये जो कोट है काफ़ी फ़िलोसोफर्स का मानना है, आई थिंक मेनली या मोस्टली स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि ये जो कोट है वो सोक्रेट ने दिया है, लेकिन काफ़ी स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ये एक सेकंड हैंड अकाउंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इस कोट को प्लेटो ने अपने वर्क एपोलॉजी के थ्रू जो है वो कोट किया था। तो ये आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और वो बुक प्लेटो ने कब लिखी थी वो सब जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया है। इसके बाद हम आएंगे मेन बॉडी पे कि ये जो कोट है इसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा का पूरा कोट जो मैंने आपको पढ़ के बताया है इसकी 10 मैंने डिकोडिंग की है 10 पॉइंट्स में, क्योंकि जैसे कि इस बार मैंने देखा है कि एग्ज़ाम में जो आपको शीट्स दी गई थी वो उसमें जो पेजेस थे वो 10 पेजेस थे। तो दैट मीन्स एक एक कोट को आप पॉइंट्स को आप 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं और एक पूरे पेज में आपके 2 पैराग्राफ्स बन जाएंगे और इन टोटल आपके पास 10 पॉइंट्स बन जाएंगे और 10 पॉइंट्स जो है वो आप पूरे 10 पेजेस पे आराम से लिख पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इस कोट से रिलेट करता है वो ये है कि कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। दैट मीन्स कि ये कोट जो है वो एक्चुअली में बताता है आपको कि आपकी जो नॉलेज है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती और कॉन्स्टेंटली आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप नई चीज़ें जो है वो सीख सके। तो दैट मीन्स कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको सीखना है, क्योंकि हमेशा एक इंडिविजुअल में एक हंगर होनी चाहिए नॉलेज की, तभी उसकी नॉलेज जो है वो सही है। अदरवाइज वो हमेशा जो है वो अपनी नई नॉलेज को जो है वो गेन करने के पीछे लगा रहेगा। तो ये जो 2 पॉइंट्स मेरे यहाँ पे हैं कि स्टिल मच ए लॉट टू लर्न एंड ट्रू हंगर फॉर नॉलेज, इसको आप अपने वर्ड्स में अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं इन 2 पैराग्राफ्स। नेक्स्ट पॉइंट है इस कोट का, जो नेक्स्ट पॉइंट जो इससे रिलेट करता है इस कोट से, वो है प्रिजर्व योर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। इसका ये मतलब है, ये इग्नोरेंस के बारे में बताता है कि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि हमारे पास बहुत सी नॉलेज है और इसके बियॉन्ड नॉलेज की हमें ज़रूरत नहीं है, हम बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। तो यहाँ पे मैंने इस पॉइंट में इसके सब 3 पॉइंट्स मैंने डिवाइड किए हैं, जिसमें आपको पहला पॉइंट है नो मैटर हाउ मच यू थिंक यू नो, देयर आर मेनली अननोन थिंग्स दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम फुली ग्रैस्पिंग। ठीक है, कि कोई मैटर नहीं करता आप कितनी चीज़ें जानते हो, लेकिन कई बार आपकी इग्नोरेंस जो है वो आपको नई चीज़ों में या नई नॉलेज जो है उसको अडेप्ट करने से जो है वो रोकता है। इसका ये मतलब है कि द मोर यू नो द मोर यू आर अवेयर, कि जितना आप जानेंगे उतना आप चीज़ों के बारे में उन चीज़ों को समझ पाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा इट इज़ थ्रू इग्नोरेंस दैट वी प्रोक्रिएट विजडम, कि कई बार क्या होता है कि हमारी इग्नोरेंस होती है और हम अपनी विजडम को जो है वो समझ नहीं पाते। तो इन तीनों पॉइंटर्स को आप 3 पैराग्राफ्स में जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो इस कोट से रिलेट करता है वो है प्रोग्रेसिव पर्सन। प्रोग्रेसिव पर्सन का यहाँ पे ये मतलब है कि जो इंडिविजुअल ये समझ लेता है कि नॉलेज कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है, जितना आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे उतनी नॉलेज जो है वो आपको गेन करनी पड़ती है। तो इसका ये मतलब है कि जब भी आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं तो वो उस पर्सन को इस थॉट प्रोसेस है वो एक इंडिविजुअल को प्रोग्रेसिव पर्सन बनाता है। क्यों प्रोग्रेसिव बनाता है? क्योंकि वो चैनलाइज करता है अपनी विजडम को इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग थ्रू लाइफ, कि पूरे लाइफ में वो अपनी हर एक लर्निंग की फॉर्म को जो है वो समझता है और वो समझता जाता है सो दैट उसका जो विजडम है वो चैनलाइज हो सके। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की है, वो है एग्जाम्पल्स।
अगर आप चाहें तो आप इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एरोगेंस इज ए ट्रेट दैट कम्स एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉलेज, कि एरोगेंस जो है वो भी एक ऐसा ट्रेट है जो एक्चुअली नॉलेज से ही आता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाते हैं तो हमें लगता है हम एरोगेंट हो जाते हैं उस टाइम पे, ये सोचने के लिए कि हमारे पास बहुत नॉलेज है। तो इसमें एग्जाम्पल आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये जो कोट है इसमें आप एग्जाम्पल कर सकते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके पास कभी भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होती है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर ये सोचता है कि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है और मैं अकेले काम कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं इग्नोरेंट है। तो इसको लेके आप लिख सकते हो इस तरीके के एग्जाम्पल्स, क्योंकि इस सारे फिलोसफिकल ऐसे में ज़रूरत होती है कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सको कि एक्चुअली में ये कोट जो है वो किसको रेफ़र कर रहा है। तो आप ये बता सकते हो कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर वो प्रोग्रेसिव है तो वो अपनी विजडम को चैनलाइज करेगा, अपने जो उसके साथ जो कलीग्स हैं उनके साथ मिलके लाइजनिंग के थ्रू वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ काम करेगा। तो इस तरीके की एग्जाम्पल आप प्रोग्रेसिव पर्सन की यहाँ पे डाल सकते हो। फोर्थ पॉइंट जो है वो इस कोट को इस तरीके से रेफर करता है कि नॉलेज इज़ नॉट स्टैटिक, कि नॉलेज कभी भी स्टैटिक नहीं होती है, नॉलेज जो है वो परमानेंट नहीं होती, नॉलेज जो है वो डायनामिक होती है। ये ऑलवेज चेंजेस विद टाइम एंड सर्कमस्टांसिस, कि जैसा टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम आपकी नॉलेज चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसिस आपकी नॉलेज चेंज होती रहती है, क्योंकि नॉलेज हमेशा डायनेमिक रहती है और नॉलेज कभी भी कंप्लीट या करेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं दोनों पॉइंटर्स को आप 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है वो है साइंटिफिक नॉलेज। जैसे साइंटिफिक इन्वेंशंस या डिस्कवरीज कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, जब न्यू थ्योरी आती है तो जो पुरानी या अर्लियर थ्योरीज को हम कंसिडर नहीं करते या वो फेल हो जाती हैं, इसीलिए न्यू थ्योरीज आती हैं। तो इस तरीके की एग्जाम्पल्स अगर आपने कोट की हैं एग्जाम में तो आपका ऐसे जो है वो बहुत परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ रिलेट करता है, नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं दोनों पॉइंटर्स को आप 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके बाद इसकी जो एग्जाम्पल है वो है साइंटिफिक नॉलेज। जैसे साइंटिफिक इन्वेंशंस या डिस्कवरीज कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती हैं, जब न्यू थ्योरी आती है तो जो पुरानी या अर्लियर थ्योरीज को हम कंसिडर नहीं करते या वो फेल हो जाती हैं, इसीलिए न्यू थ्योरीज आती हैं। तो इस तरीके की एग्जाम्पल्स अगर आपने कोट की हैं एग्जाम में तो आपका ऐसे जो है वो बहुत परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इसके साथ रिलेट करता है नो बाउंड्रीज इन नॉलेज, कि नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं होती है कि पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर ही आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। नॉलेज एक पावर है, इसीलिए वन शुड कंटिन्यूसली स्ट्राइव फॉर गेनिंग मोर नॉलेज, क्योंकि हर लाइफ के हर एक जगह पे आपको नए नए चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, आपको एवरीडे लाइफ में न्यू चैलेंजेस आते हैं। तो अगर आप अपनी बाउंड्रीज डिसाइड कर लोगे नॉलेज की तो इन चैलेंजेस को आप जो है वो कभी भी फेस नहीं कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है आपकी नॉलेज, जो लेटेस्ट नॉलेज है उसको आपने अपडेट करना है। तो नो बाउंड्रीज इन नॉलेज में ये 3 पॉइंटर्स हमने दिए हैं जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल है टीचर, कि जो भी आपके मेंटोर या आपके टीचर होते हैं दे शुड बी अपडेटेड, क्योंकि अगर हम इसको सिविल सर्विसेज के साथ रिलेट करें तो एक टीचर जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपडेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज अगर ट्रेडिशनल नॉलेज है और वो स्टैटिक है तो वो कभी भी आने वाले जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हैं, जैसे पैटर्न चेंज होता है या सिलेबस चेंज होता है तो वो उसके साथ कॉप अप नहीं कर पाएगा, इसीलिए टीचर को हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट 6th पॉइंट जो है वो है अर्ज टू क्वेश्चन एवरीथिंग। इस कोड के अकॉर्डिंगली जिस पर्सन के पास ये अर्ज होती है कि वो हर एक क्वेश्चन पूछे, वो लॉजिकल थिंकिंग रखे, रेशनल थिंकिंग रखे, वही नॉलेजेबल है। ठीक है, इसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो है ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड नॉट ओपेक, यानी आपकी नॉलेज ओपेक नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपका माइंड जो है वो ओपन होना चाहिए न्यू आइडियाज़ के लिए। पर्सनल बिलीव समटाइम्स हिंडर्ड इन एफिशिएंसी, कुछ ऐसे हमारे पर्सनल बिलीव्स होते हैं जिसमें हम बहुत बायस हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आपको नॉलेज आती है तो आप उन पर्सनल बिलीव से बाहर आके बहुत लॉजिकल और रेशनैलिटी में सोचते हो। उसके बाद क्या होता है कि इस तरीके की जो नॉलेज होती है वो हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि टू डील विद ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम। तो इसके लिए जो एग्जांपल मैंने दी है उसमें मैंने प्लान्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट बताए हैं
कि जो भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो अपने प्लान्स और प्रोग्राम्स जो है वो हमेशा न्यू आइडियाज़ होने चाहिए, न्यू क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जब एक प्लान जो है उस पर अगर क्वेश्चनिंग लोग करते हैं कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, या ये वहाँ लैग करता है या यहाँ लैग करता है, तो उस वे में आप नए प्रोग्राम्स और प्लान्स लानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनको हमेशा ये क्रिटिसिज्म जो है लोगों का उनको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हो। 7th पॉइंट जो हमने यहाँ पे दिया है वो है हेल्प्स इन रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल। जो भी इंडिविजुअल इस कोट को समझेगा वो ये समझेगा कि हर एक इंडिविजुअल में ये पोटेंशियल होना चाहिए कि वो समझ सके कि मेरे अंदर और भी ज़्यादा एनर्जी है, और भी ज़्यादा कैलिबर है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर सकूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो एसिमिलेट कर पाएगा न्यू एस्पेक्ट्स विद इन, कि उसके अंदर जो एक बायसनेस थी वो उसको ख़त्म कर पाएगा, एक प्रेजुडिस जो था उसको ख़त्म कर पाएगा। ग्रेट इंसाइट होगा उस पर्सन को, और जिस पर्सन को ग्रेट इंसाइट होगा वो सक्सेसफुल रहेगा लाइफ में, क्योंकि वो ईजिली अपनी ईगो को जो है वो शेड कर सकता है, नए तरीके से अपनी लाइफ को चला सकता है। और इसकी एग्जांपल्स मैंने एनलाइटनमेंट की फॉर्म में डाली है, जैसे बुद्धा हैं, महावीरा हैं। जब उन्होंने रियलाइज किया अपना पोटेंशियल तो उनको क्या मिली, एनलाइटनमेंट मिली। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एब्जॉर्ब एवरी पीस ऑफ एनर्जी, कि जो भी इंडिविजुअल इस कोट के अकॉर्डिंगली अगर उसको लगता है कि वो वाइजेस्ट है, उससे ज़्यादा वाइज कोई नहीं हो सकता, तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है। अगर वो ये सोचेगा कि नॉलेज जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती, नॉलेज जो है वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, तो वो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखेगा। वो कैसे रखेगा कि ही और शी कैन टेक एडवाइस ऑफ पीपल एंड डोंट निगलेक्ट, कि वो अपने बड़ों से, अपने टीचर से, इवन अपने छोटे जो भाई बहन हैं या अपने फ्रेंड्स हैं, अपने पेरेंट्स हैं, उन सब से एडवाइस लेने की उसकी कैपेसिटी होगी, और वो उनकी एडवाइस को कभी निगलेक्ट नहीं करेगा। एंड डोंट बी डेटेड बाय ए फियर ऑफ फेलियर। ऐसे लोग जिनके पास एवरी पीस ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्व करने की पावर होती है, ऐसे लोग कभी भी ज़िंदगी में फेलियर नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो वो उससे डरते नहीं है, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 8th पॉइंट है, इसमें आप एग्जाम्पल जो है वो लिख सकते हैं, चिल्ड्रन आर द बेस्ट लर्नर, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको इनफॉर्मल एजुकेशन उनके पेरेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो उस एजुकेशन को भी जो है बहुत ईजिली एब्जॉर्व कर पाते हैं, और जब वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन यानी अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो तब वो उस तरीके की नॉलेज को भी ईजिली जो है ऐसी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस तरीके की एग्जांपल्स आप डाल सकते हैं। 9th पॉइंट है इस कोट से रिलेट करके, हेल्प्स इन कमिंग आउट ऑफ क्लोज माइंडेडनेस। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो स्टीरियोटाइप होते हैं, प्रेजुडिसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर आप इस कोट के अकॉर्डिंगली अगर आप इस कोट को समझते हैं तो इट विल हेल्प यू टू वाइप आउट सर्टन प्रेजुडिसेस एंड स्टीरियोटाइप अबाउट डिफरेंट थिंग्स। क्यों आपको स्टीरियोटाइप से या आपको प्रेजुडिसेस से बाहर आना है? क्योंकि लाइफ इज एवर ग्रोइंग फील्ड वेयर न्यू हराइजन्स आर अनफोल्डिंग एवरी डे, कि हर दिन आपको एक नई चीज़ देखने को मिलती है, हर दिन चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर आप ओपन माइंडेड हैं, तो आप उन चीज़ों से ईजिली अडेप्ट कर पाएंगे, उन चीज़ों में अपने आप को ईजिली एब्जॉर्ब कर पाओगे ऐसी एनर्जी को। अदरवाइज अगर आप क्लोज माइंडेड हैं तो आप ऐसी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसी एनर्जी आपके अंदर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो ओपन माइंडेड अप्रोच है ये आपकी मदद करता है बहुत से इश्यूज़ को, बहुत से मैटर्स को टैकल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स जो होती है वो ऐसी मूवमेंट्स थी जिसमें बहुत से प्रेजुडिसेस और बहुत से स्टीरियोटाइप चीज़ों को अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो उसको जो है वो हटाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल सती सिस्टम, बैन ऑन विडो री मैरिज, ये सब एक ऐसे कंसेप्ट है जो एक स्टीरियोटाइप कंसेप्ट है जिसको सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट जो थे क्योंकि उनकी अप्रोच, उनकी ओपन माइंडेडनेस की वजह से इस तरह के जो सोशल इवल्स है वो सोसाइटी से जो है वो बाहर हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप डाल सकते हो। और 10th पॉइंटर जो है वो है मेक रूम्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड ग्रोथ, कि ये कोट जो है वो एक्चुअली रेफर करता है कि अगर आपके पास नॉलेज है और आप में कैपेसिटी है कि आप इग्नोरेंट नहीं हो, आप में कैपेसिटी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो गेन कर सकते हो, आप में कैपेसिटी है कि आप डायनामिक हो, आप में कैपेसिटी है कि आप स्टीरियोटाइप नहीं हो, तो आप नोवेल आइडियाज़ को ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाओगे, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर पाओगे, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर पाओगे, रेशनैलिटी आएगी आपसे, जिसकी वजह से आप में और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी आपकी ज़िंदगी में
इम्प्रूव करने की और ग्रो करने की। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस ऐसे से रिलेट करते हैं। आई होप सो कि जो स्टूडेंट्स इस ऐसे को करके आए हैं उनको समझ आ गया होगा कि कौन से पॉइंटर्स हमें वहाँ पे यूज़ करने थे और उन पॉइंटर्स को पैराग्राफ में कैसे हमें इलेबोरेट करना था। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी इससे रिलेटेड और कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम पेज पे जा सकते हैं, क्योंकि इसकी PDF आपको टेलीग्राम पेज पे मिलेगी। अदरवाइज़ हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपकी जो भी क्वेरीज हैं हम उनको ज़रूर हैंडल करेंगे। थैंक यू सो मच।